नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। तो पुराने वीडियो में हम चल रहे थे, हमने देखा था राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। तो राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका पे बात करूं तो उत्तराखंड में देखा था हमने जब स्वतंत्र 1857 की पहली क्रांति हो रही थी, वो देखा था। कुंजा तालुका का विद्रोह देखा था बीच में फिर हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन देखा था, साथ साथ उत्तराखंड से भूमिका देखी थी, साथ साथ हमने स्वदेशी आंदोलन देखा था, उत्तराखंड क्षेत्र में देखा था जब हम किस प्रकार हरराम त्रिपाठी ने कुमाऊनी में अनुवाद किया था वंदे मातरम का। फिर साथ साथ अल्मोड़ा कांग्रेस देखा था, साथ साथ कुमाऊं परिषद, असहयोग आंदोलन तक हम चले थे पुरानी वीडियो में। असहयोग आंदोलन के बाद देखिए तो जब कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा को ख़त्म कर दिया गया तो इसके बाद कुमाऊं केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध हुए बीडी पांडे को इसके बाद कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई। उपाधि देने का मेन कारण था क्योंकि उन्होंने कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथ साथ गढ़वाल में इस टाइम जो प्रचंड दौर पे चल रहे थे, अपने राजनीति के प्रचंड करियर पे चल रहे थे, वो था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। वो भी असहयोग आंदोलन के टाइम उन्होंने कंकोड़ा खाल आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ा, तो इसी कारण उन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता। दो चीज़ आती है, कभी भी आता गढ़ केसरी के नाम से किसी से जाना जाता तो गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड क्षेत्र लगातार वो प्रतिनिधित्व कर, गढ़वाल क्षेत्र वो लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कुमाऊं क्षेत्र से बद्रीदत्त पांडे लगातार आगे आ रहे थे, हर राजनीतिक मंच पे बद्रीदत्त पांडे का आगे आना हमें दिखाई देता। इस कारण हम कुमाऊं में कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे को जानते हैं, जबकि गढ़वाल में गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जानते हैं। ये चीज़ भी दो चीज़ हम पे आई। साथ साथ हमने देखा था उसके बाद जब असहयोग आंदोलन खत्म होता है तो असहयोग आंदोलन के बाद एक घटना हो जाती चौरा चौरी का कांड। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो कई उग्रवादी, कई लोग रहते हैं जो जिनकी विचारधारा गांधी जी से नहीं मिलती। इनमें दो लोग रहते हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और CR दास 1 जनवरी 1923 को कर देते हैं स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन अभी थोड़ा बहुत डाउटेबल क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन पे, क्योंकि UPSC का बीच में पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, तो वहाँ पे उन्होंने 1922 आंसर दिया है इसका। ये चीज़ भी हम पे आई है, कभी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया 1923 ऑप्शन में ना रहा तो शायद 1922 के साथ जा सकते हैं। अभी थोड़ा विवादित है, शायद लोग कोर्ट में गए इसके लेकर, पर तब भी 1922 इसका आंसर आया। ये बात को आपको ध्यान देना है। फिर जब इसका गठन हुआ तो ये लोग अब सीधा स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ प्रांतीय काउंसिल में यहाँ पे लोग मेंबर भेजने थे अपने यहाँ के, फिर यहाँ से राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना था। स्वराज पार्टी का जो लक्ष्य था प्रांतीय काउंसिल में घुस के अपने लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व मांगना था। फिर क्या हुआ, गठन हुआ तो चुनाव भी हुए। तो उत्तराखंड क्षेत्र में देखें तो उत्तराखंड क्षेत्र में भी धीरे धीरे स्वराजी दल के लोग उभर के आने शुरू हो गए, जिनमें हरगोविंद पंत आए, BD पांडे आए, मुकुंदी लाल आए, तो ये लोग भी सामने आए। तो इसमें सबसे पहली बात करूं तो उत्तराखंड क्षेत्र में चुनाव जब कुमाऊं कमिश्नरी ने 1921 में प्रतिनिधित्व भेजा जाने का अधिकार दिया, कुमाऊं कमिश्नरी ने प्रांत में 1921 में अपने प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार दिया, तो 1921 की बात है। तो उस टाइम उत्तराखंड क्षेत्र से केवल 1921 में उत्तराखंड क्षेत्र से प्रांतीय काउंसिल में केवल 3 ही लोग भेजे जाते थे। एक तरीके से देखें तो विधानसभा की केवल 3 सीटें थी। एक थी हमारी कुमाऊं बोलूं या अल्मोड़ा बोलूं, बात एक ही है, कुमाऊं। दूसरा था हमारा नैनीताल जहां कमिश्नरी थी हमारी, और तीसरा था हमारा गढ़वाल। ये 3 सीटें थी 1921 में जब अधिकार मिला। 1923 में अधिकार मिला तो जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ तो इन 3 सीटों पर चुनाव होते हैं। पहले 1921 में आए, कुमाऊं को अल्मोड़ा लिख देता तो बढ़िया रहेगा। पहले 1921 के चुनाव हुए, तो 1921 के चुनाव में जो गढ़वाल सीट से आए थे, गढ़वाल सीट से जोत सिंह नेगी आए थे निर्विरोध। गढ़वाल सीट से जोत सिंह नेगी रेवेन्यू ऑफिसर रहे कुछ टाइम पीरियड पे। इन्होंने गढ़वाल सीट से 1921 में सीट निकाली थी, गढ़वाल वाली सीट। नैनीताल से नारायण दत्त छिमवाल, नैनीताल सीट से जो जीत के आते हैं नारायण दत्त छिमवाल, और अल्मोड़ा से जो जीत के आते हैं उनका नाम मिलता है हम पे कुंवर आनंद सिंह।
कुंवर आनंद सिंह। पहली बार जब चुनाव हुए थे तो ये परिणाम हम पे थे 1921 में। फिर 1923 में स्वराज दल का गठन हमने देखा था। अब इसके बाद स्वराज दल की एंट्री हो जाती है उत्तराखंड क्षेत्र में। अब देखिए 1924 के जो इलेक्शन होते हैं, 1924 के जो इलेक्शन होते हैं, 1923 में जो इलेक्शन होते हैं, इनमें अब गढ़वाल सीट से आ जाते हैं यहाँ पे मुकुंदी लाल जी 1924 में। ये 1921 के थे, 1924 में देखिए अल्मोड़ा से आ जाते हैं हरगोविंद पंत, नैनीताल से आ जाते हैं जीबी पंत, और गढ़वाल सीट से आते हैं मुकुंदी लाल। तो 1924 में ये थी। फिर 1926 में दोबारा यहाँ पे इलेक्शन होते हैं 1926 में। फिर 1926 में देखिए तो यहाँ पे बीडी पांडे आ जाते हैं अल्मोड़ा सीट से, बाकी सेम ही रहता। यहाँ पे जीबी पंत ऐसे ही आते हैं, फिर यहाँ पे मुकुंदी लाल आते हैं। तो ये था स्वराज दल का गठन और उत्तराखंड में सीटें, ये सीटें ये इस प्रकार थी। फिर देखिए अगला चलते हैं। अब अगला चीज़ देखिए साइमन कमीशन पे बात करूं तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी और भारत पहुंचते पहुंचते इसे 1928 हो गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन का भारत आने का मतलब था 1919 का जो अधिनियम आया था इसकी परिचर्चा करना, इसके बारे में जानना कि क्या ये सही था क्या नहीं था। ये कारण था इसका। साथ साथ इस भारतीय क्षेत्र में इस टाइम क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थी। लगातार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग लगातार क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, लगातार बढ़ रही थी। इस कारण ये साइमन कमीशन वैसे तो आना था 1929 में, फिर भी जल्दी आ गया था ये। तो इस कारण साइमन कमीशन जल्दी आया। तो साइमन कमीशन जब जल्दी आया तो इसमें 7 मेंबर थे। साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे। 7 मेंबर, 7 के 7 अंग्रेज थे। भारतीय परिवेश में चर्चा करने आ रखे और 7 के 7 अंग्रेज थे। तो भारतीयों का नाराज होना इसमें जायज़ था। भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया। पूरे भारत में साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन वापस जाओ। जैसे ही भारत में एंट्री होती है साइमन कमीशन की मार्च 1828 में, तो सीधा साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। अब देखिए तो जब पूरे भारत में चल रहा था, उत्तराखंड के परिवेश में कहते हैं, तो उत्तराखंड के परिवेश में हम पे आता जीबी पंत जी। साइमन कमीशन के टाइम पे जीबी पंत जी जवाहरलाल नेहरू के साथ थे। साइमन कमीशन के टाइम पे जीबी पंत जी जवाहरलाल नेहरू के साथ लखनऊ में थे। लखनऊ में जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू पे भी लाठियां भांजी गई। जीबी पंत जी जवाहरलाल नेहरू के सामने रहे। जवाहरलाल नेहरू पे लाठियां नहीं भाजने थी, उनके हिस्से की लाठी स्वयं खाई थी जीबी पंत जी ने। इसी घटना में जीबी पंत जी की गर्दन भी चली गई थी, गर्दन की हड्डी टूट गई थी, दोबारा गर्दन कभी संभाली नहीं गई जीबी पंत जी से। फिर यहीं पे एक घटना आती, जब विरोध में जब जीबी पंत जी सामने आ गए थे नेहरू जी के, जवाहरलाल नेहरू जी के सामने आए, तो जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम कहा था, वो महान पुरुष है जो हिमालय जैसा मेरे सामने खड़ा था, जिसने मेरा बचाव किया था। हिमालय जैसा था वो, हिमालय जैसा था। तो लोगों ने क्या मतलब निकाला हिमालय पुत्र का। वो हिमालय पुत्र का कंसेप्ट जो आता है हम पे यहाँ से आता है कि नेहरू ने कहा था वो हिमालय पुत्र जैसा था, हिमालय जैसा हिम का पुत्र था, हिमालय का पुत्र था। तो वहीं पे बात है, कभी भी हिमालय पुत्र के नाम से किसी जाना जाता है तो सीधा सीधा हर गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता। फिर यही काम गोविंद बल्लभ पंत के अच्छे रहे। बाद में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो 1957 में जीबी पंत जी को इसी का री अवार्ड भी मिलता है। एक तरीके से देखो तो जीबी पंत जी को इसका री अवार्ड मिलता है। इन्हें भारत रत्न सम्मान मिलता है। भारत रत्न सम्मान मिलता है 26 जनवरी 1957 को जीबी पंत जी को। ये बात भी हम पे आती है साइमन कमीशन के दौरान ये था। फिर जब साइमन पहले देखो तो सारे इससे पहले जितने विद्रोह हो रहे थे, सारे के सारे विद्रोह में कौन था? जीबी पंत जी लगातार उत्तराखंड क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ पे चेंज हो जाता है, यहाँ पे जीबी पंत जी रहते लखनऊ में, तो इस क्षेत्र से देखे तो सल्ट क्षेत्र, ज़्यादा किताबों में कुछ नहीं है, केवल इतना ही है, सल्ट क्षेत्र से जो इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था हरगोविंद पंत। इस टाइम हरगोविंद पंत की एंट्री हो जाती है। बाकी और कुछ नहीं आता नमक सत्याग्रह से या इससे साइमन कमीशन के विरोध से, बाकी और कुछ चीजें हम पे आती नहीं है, केवल इतनी ही चीजें थी। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलिए, तो आगे देखिए जो होगा नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह बोलूं या सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलूं, बात एक ही है। यह हुआ था, नमक सत्याग्रह की बात करूं तो 12 मार्च
12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से गांधी जी यहाँ पे एक डिसीजन लेते हैं। डिसीजन ये था कि नमक सत्याग्रह करना, डांडी मार्च यात्रा, इसे हम क्या कहते हैं, डांडी मार्च यात्रा के नाम से जाने जाते हैं। डांडी साबरमती से डांडी तक की यह यात्रा थी। गांधी जी 12 मार्च से शुरू करते हैं और 6 अप्रैल को डांडी पहुँचते हैं। 5 अप्रैल को पहुँचते हैं। 6 अप्रैल को स्वयं समुद्र में उतर के नमक का निर्माण करते हैं और यहाँ पर नमक पे कर लगता था, तो इसी का विद्रोह गांधी जी ने किया था। बात थी ना, एक चीज़ थी, एक यूनिक मुद्दा उठाना था। मुद्दा ये था कि आम लोगों को कैसे जोड़ा जाए आंदोलन में। आंदोलन गांधी जी ने इतना सटीक दिमाग लगाया, इतना अल्टीमेट दिमाग था कि नमक के लिए, नमक क्योंकि उस टाइम हर कोई यूज़ करता, और नमक के विद्रोह के कारण गांधी जी का दूसरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका जो दूसरा नाम मिलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन पे बात करूंगा आगे। तो इसी टाइम लगातार भारत में विद्रोह हो रहे थे, लगातार नमक तोड़ने, जो नमक सत्याग्रह था, लगातार चल रहा था। अब देखिए इस क्षेत्र में, अब देहरादून क्षेत्र में भी इसका प्रकोप पड़ता है। देहरादून क्षेत्र में भी कुछ क्रांतिकारी घटनाएं नमक सत्याग्रह के टाइम पे होते हैं। देहरादून में क्या होता है कि 20 अप्रैल 1930, बाई डेट याद रखना, देहरादून में 20 अप्रैल 1930 को महावीर त्यागी के नेतृत्व में, खारा खेत पड़ता है यहीं पे, शहसपुर साइड एक चीज पड़ती है, खारा खेत एक जगह पड़ती है, नून नदी या खारा खेत में महावीर त्यागी के नेतृत्व में लोगों ने वहां पहुंच के नमक बनाया था। तो यहीं पे कहते हैं कि यहाँ पे नमक कानून का विद्रोह हुआ था, नमक बनाना लोगों ने शुरू कर दिया था। नमक सत्याग्रह की शुरुआत देहरादून में हुई थी। तो कब हुई थी, तो सीधा बाई डेट याद रखना, 20 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो देहरादून से हुई थी, महावीर त्यागी के नेतृत्व में हुई थी। इन्होंने खारा खेत या नदी आएगा तो नून नदी पे नमक बना के नमक कानून तोड़ा था। बाकी गढ़वाल क्षेत्र में देखो तो गढ़वाल क्षेत्र में लोगों ने ज़्यादा सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपने स्तर पे हमने जंगलात से जोड़ा था। गढ़वाल क्षेत्र में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पे तो नमक पे चल रहा था, लेकिन हमने अपने स्थानीय मुद्दों से जोड़ा था, हमने इसे जोड़ दिया था जंगलात से। फिर आगे चलते हैं तो आगे देखिए जो अगली जानकारी आएगी हम पे, झंडा सत्याग्रह। राष्ट्रीय स्तर पे नमक सत्याग्रह चल रहा था, लेकिन अब कुमाऊं में इसे झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना गया, क्योंकि गांधी जी ने आह्वान किया था आप अपने स्तर से इसमें सम्मिलित हो। तो कुमाऊं में नमक बनाने का हम पे उतना अच्छा, नैनीताल में तो नमक सत्याग्रह चला था, लेकिन अल्मोड़ा में जो चला था वो झंडा सत्याग्रह को, नमक सत्याग्रह को जो दूसरा नाम दिया गया स्थानीय क्षेत्र में, नमक सत्याग्रह को जिससे जोड़ा गया अल्मोड़ा में, वो था झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह पे बात करूं तो झंडा सत्याग्रह की सबसे पहली विशेषता आती है कि झंडा सत्याग्रह अल्मोड़ा के नंदा देवी प्रांगण में एक बैठक बैठती है, बैठक में डिसीजन लिया जाता है। तो देखिए झंडा सत्याग्रह की बात करूं मैं अल्मोड़ा में, नैनीताल में तो हुआ था ये नमक सत्याग्रह से शुरू, लेकिन अल्मोड़ा में बात करूं झंडा सत्याग्रह की सबसे पहले बात करूं 4 मई 1930 को अल्मोड़ा शहर में कुछ नवयुवकों द्वारा राष्ट्रीय झंडा लेके, तिरंगा लेके यात्रा की गई, झंडा तिरंगा एक यात्रा की गई, एक जबरदस्त जुलूस प्रदर्शन नमक सत्याग्रह के, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में एक जुलूस निकाला गया सबसे पहले 4 मई 1930 में। फिर यहाँ पे क्या होता कि 26 मई, इसके बाद जो होता कि 26 मई को नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में पड़ता है। नंदा देवी मंदिर के प्रांगण में एक सभा होती है, सभा की जो अध्यक्षता करते हैं, वो सभा की अध्यक्षता करते हैं शांतिलाल द्विवेदी करते हैं। यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि अल्मोड़ा में जो नगर पालिका थी, नगर पालिका पे झंडा फहराएंगे। नगर पालिका वर्तमान में ये महिला हॉस्पिटल है, नगर पालिका में झंडा फहराने का डिसीजन लिया जाता है। इससे पहले जब जुलूस निकला था तो यहाँ पे भी एक बैठक बैठी थी विक्टर मोहन जोशी के नेतृत्व में। यहाँ पे शांतिलाल द्विवेदी ने यहाँ पे भाषण दिया था। भाषण था विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया था 4 मई 1930 को। फिर 25 मई को एक बैठक बैठती है, बैठक में डिसीजन लिया जाता कि 26 मई को हम यहाँ पे झंडा फहराएंगे। 26 मई को झंडा फहराएंगे। 25 तारीख को एक बैठक बैठती है, इसमें सर्वसम्मति सभी लोग एक बैठक में एक प्रस्ताव लेकर आते हैं।
प्रस्ताव था कि 26 मई को हम नगर पालिका भवन अल्मोड़ा में झंडा फहराएंगे और झंडा सत्याग्रह शुरू करेंगे। लेकिन क्या होता कि जब ये पहुंचते हैं तो यहाँ पे लग जाती है अल्मोड़ा, पूरे अल्मोड़ा में लग जाती है धारा 144। ब्रिटिश सरकार धारा 144 लगा देती है। जब जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ता जाता है, ब्रिटिश सेना भी सामने आ जाती है। ब्रिटिशों की क्या सेना थी, पर गोरखा सेना, ब्रिटिश गोरखा सेना लेके सामने आ जाते हैं। कुछ लोग मशीन गन लेके सामने आ जाते हैं। सो झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे दो लोग थे, शांतिलाल द्विवेदी जी, साथ साथ विक्टर मोहन जोशी जी। जब आगे जाते हैं, बाद में वार्निंग आती है ब्रिटिश सरकार की ओर से कि 5 मिनट में सभी लोग यहाँ से तितर बितर हो जाओ, नहीं तो सारे मारे जाओगे। फिर यहाँ पे एक वक्तव्य आता है इनका, विक्टर मोहन जोशी का। विक्टर मोहन जोशी कहते हैं जिसे देश के लिए गोलियां खानी है वो मेरे साथ रुकिए, बाकी सब लोग जा सकते हैं। ऐसा ही सीन होता है। सीन क्या होता है कि वहाँ पे सभी लोग पहले तो कहते हैं कि हम आपकी साथ हैं। जैसे ही अंग्रेज सरकार वार्निंग देती है, सब लोग तितर बितर हो जाते हैं। केवल 2-3 लोग, गिने चुने लोग ही यहाँ पे बच पाते हैं। इनमें विक्टर मोहन जोशी और शांतिलाल द्विवेदी बचे रहते हैं। विक्टर मोहन जोशी लगातार तिरंगा लेके आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं हैं। फिर गोरखा जो सेना थी इन पे लगातार अत्याचार करती है, इतनी लाठियाँ भाजी जाती है, इतने बुरे तरीके से विक्टर मोहन जोशी को मारा जाता कि ये दोबारा सही नहीं हो पाए। एक प्रकार से देखें तो इनकी स्थिति बहुत डामाडोल हो गई थी, इन पे इतने आघात हुए थे। साथ साथ शांतिलाल द्विवेदी जी भी यहाँ पे चोटिल हुए थे। इसके बाद क्या होता कि जैसे ये बैठते हैं, ये लेट जाते हैं बिस्तर में लेट जाते हैं। तो एक प्रकार से देखूँ तो अब कुमाऊं में महिलाएं भी सामने आ गई थी। अब जब ये विद्रोह हुआ था, लोगों ने देखा था अंग्रेज सरकार ने बड़ी क्रूरतापूर्वक इसका दमन किया, तो अब एक राष्ट्रव्यापी लहर फैल रही थी कुमाऊं क्षेत्र में। अब जो राष्ट्रव्यापी लहर थी, इससे पहले बद्रीदत्त पांडे थे नैनीताल में नमक सत्याग्रह के लिए बद्रीदत्त पांडे लगातार आंदोलन कर रहे थे लोगों को। लगातार बद्रीदत्त पांडे और साथ साथ जीवी पंत जी नैनीताल में थे नमक सत्याग्रह में। इस टाइम नैनीताल में आंदोलन का मुख्य केंद्र था नमक सत्याग्रह का। लेकिन जैसे यहाँ झंडा सत्याग्रह का होता है, जैसे बीडी पांडे जी देखते हैं कि विक्टर मोहन जोशी को बहुत चोटें आई है और वो लगभग सैया पे बैठे हैं, मतलब बिस्तर पे लेटे हैं, तो तुरंत नैनीताल से अल्मोड़ा आते हैं। साथ साथ विक्टर मोहन जोशी भी यहाँ पे बिस्तर से एक घोषणा कर देते हैं, कि अगर 27 जून 1930 तक अगर अल्मोड़ा नगर पालिका के परिसर में झंडा नहीं फहराया गया तो हम लोग पगडंडियों पे आके झंडा फहराएंगे। इस बात ने इतनी आग पकड़ी कि कुमाऊं का आम जनमानस इस आंदोलन से जुड़ गया। उस टाइम कुमाऊं में अल्मोड़ा में नगर पालिका के अध्यक्ष रहते हैं ओकले साहब रहते हैं। ओकले साहब जैसे 27 जून का जब अल्टीमेटम दिया गया था विक्टर मोहन जोशी जा रहा, तो ओकले साहब देखते हैं कि एक जनव्यापी लहर आ गई, इतने विरोध हो गए कि वो इससे 2 दिन पहले 25 जून को ही वो खुद ब खुद अपने आप झंडा फहरा देते हैं। तो ये विद्रोह लगभग ठंडा हो जाता। तो इसी के विद्रोह के विजय स्वरूप महात्मा गांधी विक्टर मोहन जोशी को यहाँ पे एक वक्तव्य कहते हैं विक्टर मोहन जोशी की प्रशंसा में उन महात्मा गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी ने विक्टर मोहन जोशी के बारे में एक चीज़ कहा था कि वे भारत में ईसाई समुदाय के उत्कृष्ट पुरुषों में से एक हैं। वो भारत में ईसाई समुदाय के उत्कृष्ट पुरुषों में से एक थे। ये वक्तव्य महात्मा गांधी का था। ये वक्तव्य आया था विक्टर मोहन जोशी के लिए। तो ये बात भी यहाँ पे सामने थी। बाद में विक्टर मोहन जोशी की तबीयत बिगड़ती जाती है। 1933 से लगभग बिस्तरी में रहते हैं और 1940 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी था विक्टर मोहन जोशी का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। साथ साथ हमने एक चीज़ मिस कर दी। 1921 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो 1921 में उत्तराखंड में पहले तो गांधीवादी विचारधारा फैलाने का प्रयास किया था प्रयागदत्त जोशी ने। साथ साथ जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो हुई थी मोहन मेहता की। ये भी उत्तराखंड क्षेत्र में पहली गिरफ्तारी थी मोहन मेहता की। असहयोग आंदोलन के टाइम पे 1921 में हुई थी, जो गिरफ्तारी हुई थी मोहन मेहता की हुई थी। ये बात भी आपको साथ साथ नोट करना है। फिर आगे चलिए, इसके बाद जो आगे आता हम पे झंडा सत्याग्रह के बाद। झंडा सत्याग्रह में देखिए बाद में क्या होता कि यहाँ पे ना झंडा सत्याग्रह में देखें हम साथ साथ देखें, हम अभी तक अल्मोड़ा देख रहे थे, हम थोड़ा नैनीताल पे भी आते हैं।
इस टाइम नैनीताल में नमक सत्याग्रह चल रहा था। नैनीताल में नमक सत्याग्रह चल रहा था। नैनीताल में पहले 23 मई 1930 को जीबी पंत जी मल्लीताल में एक भाषण देते हैं। जीबी पंत जी कहते हैं कि हमें अब 25 मई तक इस क्षेत्र में नमक बना के बेचना है। तो क्या होता कि अगले दिन जीबी पंत जी की गिरफ्तारी हो जाती। जब जीबी पंत जी की गिरफ्तारी हो जाती है तो एक नाम आता है इंद्र सिंह नयाल। इंद्र सिंह नयाल इस के बाद इस विद्रोह का उठाते हैं। जीबी पंत जी की जब गिरफ्तारी हो जाती है फिर इंद्र सिंह नयाल आते हैं, ये स्वयं नमक बेच के इस क्षेत्र में इस विद्रोह को आगे करते हैं। साथ साथ एक चीज़ और आती है 27 मई को, इसी के बाद 2 दिन बाद 27 मई को बीडी पांडे, मैं कह रहा था ना नमक आंदोलन के टाइम पीरियड पे बीडी पांडे जी थे नैनीताल में, तो 27 मई को बीडी पांडे जी नमक निकाल के नमक बेचते हैं। तो ये भी हम पे था बीडी पांडे के बारे में। साथ साथ और आएंगे। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे देखिए पेशावर कांड, नमक सत्याग्रह। यस, डांडी मार्च अपने साथ साथ चल रहा था। नमक सत्याग्रह के टाइम पीरियड पे हमारे एक भारत के साथ था पाकिस्तान के साथ सिंध वाला क्षेत्र था। इस टाइम यहाँ पे खान अब्दुल गफर खां जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। सीमांत गांधी इस टाइम इनका चल रहा था लाल कुर्ती आंदोलन। ये लाल कपड़े पहन के आंदोलन करते थे। ये पठान लोग थे इस टाइम, अफगान साइड से लगभग सिंध क्षेत्र से रहते थे, तो इनका लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था। लाल कुर्ती आंदोलन पेशावर में आता, पेशावर में भी ये लोग आंदोलन कर रहे होते हैं। डेट आती है जो लाल कुर्ती आंदोलन की डेट आती है हम पे 23 अप्रैल 1930। बात है पेशावर की। पेशावर में इस दिन अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में कुछ लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े लोग इस टाइम यहाँ पे विद्रोह कर रहे थे। विद्रोह बड़ी शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं। अंग्रेज अधिकारी का जो नाम आता है, अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन रिकेट। साथ 2/18 गढ़वाल राइफल यहाँ पे पेशावर में थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे वीर चंद सिंह गढ़वाली। इस टाइम 2/18 गढ़वाल का नेतृत्व कर रहे थे, या इसे कहते हैं वीर चंद सिंह गढ़वाली। इस टाइम जो 2/18 में थे हरि सिंह लाइंस में सिपाही तैनात थे। साथ साथ पेशावर में एक जगह पड़ती किस्सा खानी बाजार, नाम जो पड़ता है किस्सा खानी बाजार में ये विद्रोह कर रहे थे। तो कैप्टन रिकेट इन पे गोली चलाने का अधिकार दे देता, क्योंकि यहाँ पे धारा 144 लगी थी, फिर भी ये लोग विद्रोह कर रहे थे। तो कैप्टन रिकेट को गुस्सा आता, अंग्रेज अधिकारी सीधा आदेश देता गढ़वाली फायर, लेकिन वीर चंद सिंह गढ़वाली फायर करने से मना कर देते हैं। एक प्रकार से एक राजद्रोह कर देते हैं। इनका कोर्ट मार्शल हो जाता है। इसके बाद क्या था कि फायर इन्होंने सीधा ब्रिटिश अधिकारी का ऑर्डर नहीं माना तो पठान लोग जो लाल कुर्ती आंदोलन कर रहे थे खुश हो गए। इन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक इस घटना का उठाया था कि इन्होंने गढ़वालियों ने गोली नहीं चलाई। वीर चंद सिंह गढ़वाली यहाँ पे कहते हैं हम मातृभूमि की सुरक्षा के लिए सेना में भर्ती हुए हैं, ना कि किसी निहत्थे अपने भारतीयों पर गोली चलाने के लिए। तो जब ये घटना होती है तो बाद में इन्हें कारावास की सज़ा दी जाती है, सीधा काला पानी की सज़ा होती है, कोर्ट मार्शल इनका होता है, 11-12 वर्ष के करीब जेल में काटते हैं। तो ये चीज़ आती है वीर चंद सिंह गढ़वाली के बारे में कि उन्होंने 23 अप्रैल 1930 को पेशावर किस्सा खानी बाजार में जो तक गोली चलाने से मना कर दिया। साथ साथ इनके जो अधिकारी रहते हैं वो रहते हैं रिकेट, जो इसमें विद्रोह कर रहे थे, लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े, अब्दुल गफ्फार खां से जुड़े लोग कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पे ये घटना थी हम पे पेशावर कांड की, वीर चंद सिंह गढ़वाली को कोर्ट मार्शल की सज़ा दी जाती है। इसके बाद हंस पत्रिका में प्रेमचंद जी लिखते हैं, हंस पत्रिका प्रेमचंद जी की थी उस टाइम। प्रेमचंद जी इसमें लिखते हैं कि गढ़वाली सैनिकों को पता था कि इसका अंजाम क्या होगा, फिर भी उन्होंने ये किया, जो कि एक बहादुरी पूर्वक कार्य था। ये हंस पत्रिका की लाइन थी उस टाइम वीर चंद सिंह गढ़वाली और गढ़वाली फौज के बारे में। साथ साथ इसके बाद जो घटना आती है मोतीलाल नेहरू यहाँ पे पूरे भारत से आह्वान करते हैं कि आप इस खुशी में 23 अप्रैल को गढ़वाल के सैनिकों ने बड़ा वीरतापूर्वक यहाँ पे काम किया था। तो मोतीलाल नेहरू जी पूरे राष्ट्रव्यापी में कहते हैं कि आप गढ़वाली दिवस मनाइए। एक साथ साथ बाद में महात्मा गांधी जी
इनको 1942 में पवनार पवनार आश्रम में बुलाते हैं वीर चंद सिंह गढ़वाली को, और वहाँ पे उन्हें टाइटल देते, उपाधि देते हैं गढ़वाली की। वीर चंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? तो इस बात पे याद रखना कि जो उपाधि दी थी वो महात्मा गांधी ने दी थी। साथ साथ जो पूरे भारत में गढ़वाली दिवस मनाने का आह्वान किया था वो किया था मोतीलाल नेहरू ने। तो ये चीज़ भी थी हम पे पेशावर कांड से संबंधित। पेशावर कांड के बाद वीर चंद सिंह गढ़वाली 1941-42 तक लगभग जेल ही में रहे। फिर आगे चलते हैं तो आगे देखिए दांडी मार्च। गांधी जी अब दांडी मार्च यात्रा पे थे। दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू हुआ और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी वहाँ पे पहुँचे। दांडी साबरमती से शुरू हुआ था, दांडी तक पहुँचा था। ये यात्रा थी 280 किलोमीटर के करीब या 240 माइल के करीब इसे माना जाता है। दांडी मार्च की ये यात्रा थी। फिर इसमें उत्तराखंड क्षेत्र से दांडी मार्च यात्रा में उत्तराखंड क्षेत्र से वैसे तो टोटल 78 सत्याग्रही इसमें गांधी जी के साथ सम्मिलित हुए थे। इन 78 सत्याग्रह में से 3 लोग उत्तराखंड से थे जो हम पे इम्पोर्टेंट हो जाते। इन 3 लोगों पे बात करूं तो ये 3 लोग जो थे, पहला ज्योतिराम कांडपाल जी थे, दूसरा था हम पे गोरखापीठ खड़क बहादुर सिंह जी थे, फिर तीसरा था भैरव दत्त जोशी। 3 लोग थे ज्योतिराम कांडपाल। ये 3 लोग इस सभी दांडी मार्च में सम्मिलित हुए थे उत्तराखंड क्षेत्र से, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी। 78 लोगों में से 3 लोग यहाँ के थे, तो ये बड़ी बात थी। बाद में जो इस दांडी मार्च में आता ये तो था बाद में ज्योतिराम कांडपाल के बारे में आता कि धरासना मुंबई के पास पड़ता एक नमक फैक्ट्री थी धरासना में जब विरोध हुआ था 1930 में नमक सत्याग्रह के टाइम, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम, तो नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू ने किया था। इस नेतृत्व में साथ साथ सरोजिनी नायडू के साथ साथ इस टाइम ज्योतिराम कांडपाल भी धरासना कांड में था। कभी भी क्वेश्चन बनता धरासना, मैक्स मिलर ने इस टाइम धरासना कांड की आलोचना की थी पूरे अखबार में। इसमें इन्होंने धरासना जो कांड था, धरासना कांड में भी उत्तराखंड क्षेत्र से ज्योतिराम कांडपाल जी थे। धरासना कांड का संबंध किससे? सीधा सीधा नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। उत्तराखंड से कौन धरासना कांड में था? ज्योतिराम कांडपाल जी थे। ज्योतिराम कांडपाल जी बाद में यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ पे इसी के बाद एक खोल देते हैं, एक आश्रम खोलते हैं इस क्षेत्र में। आश्रम जो खुलता है उद्योग मंदिर आश्रम के नाम से। ज्योतिराम कांडपाल जी उद्योग मंदिर। इसके बाद उत्तराखंड वापस आते तो ये अपने साथ उद्योग मंदिर आश्रम के नाम से एक आश्रम की स्थापना करते हैं। माना जाता कि इस आश्रम की स्थापना के लिए गांधी जी ने इन्हें सहायता देते थे। प्रति माह गांधी जी इन्हें कुछ भेजते थे। ये भी बड़े ईमानदार थे, ईमानदार किस्म के आदमी थे। गांधी जी से जब सहायता मिलती थी, जितने पैसे बचते थे ये गांधी जी को वापस भेज देते थे। इतने ईमानदार किस्म के ये नेता थे या देशभक्त थे। इनका ज्योतिराम कांडपाल के बारे में आता, कभी भी आता उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराम कांडपाल ने की थी। ये चीज़ भी हम पे थी। साथ साथ
ये था हम पे डांडी मार्च। डांडी मार्च के बाद हमने झंडा सत्याग्रह देखा था। साथ साथ हम गढ़वाल पे भी आते हैं इस टाइम। गढ़वाल पे देखते हैं तो गढ़वाल में जो झंडा सत्याग्रह भी था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी था। गढ़वाल में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे जो केंद्र उभर के आया था वो था दुगड्डा। दुगड्डा इस टाइम एक राजनीति का केंद्र आ गया था। एक चक्कर देखे तो क्रांतिकारियों का जो अड्डा गढ़वाल क्षेत्र में बन गया था वो दुगड्डा था। साथ साथ गढ़वाल क्षेत्र में देखे तो गढ़वाल क्षेत्र में भी जहरी खाल एक स्कूल पढ़ती है, जहरी खाल पौड़ी में। जहरी खाल स्कूल में भी झंडा सत्याग्रह चला था। झंडा सत्याग्रह चला था 28 अगस्त 1930 को जहरी खाल स्कूल में झंडा सत्याग्रह किया था। इसमें जो झंडा फहराया था वो फहराया था जयानंद भारती। जयानंद भारती ने यहाँ पे झंडा फहराया था। ये चीज़ भी थी गढ़वाल क्षेत्र से। अगर कभी भी आता है कि इस जहरी खाल राजकीय इंटर कॉलेज में झंडा किसने फहराया था, सीधा सीधा जयानंद भारती। अगर क्वेश्चन की भाषा इस प्रकार की होती है कि जहरी खाल में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया किसने किया, तो सीधा सीधा जो नेतृत्व था वो किया था बलदेव सिंह आर्य ने। क्वेश्चन की भाषा पे विशेष ध्यान देना, बलदेव सिंह आर्य। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं हम पे। एक जो नेतृत्व आया था, नेतृत्व बलदेव सिंह ने किया था, बलदेव सिंह आर्य ने नेतृत्व किया था। और जो जहरी खाल, कभी भी राजकीय इंटर कॉलेज जहरी खाल में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व झंडा सत्याग्रह किसने फहराया था, तो सीधा सीधा आंसर आएगा हम पे जयानंद भारती ने। फिर देखिए कुमाऊं में भी झंडा सत्याग्रह हुआ था। देखा था हमने किस प्रकार 26 मई को जब विक्टर मोहन जोशी लोगों पर जब लाठियां चार्ज हुई थी। फिर बाद में 25 जून के आसपास यहाँ पे झंडा फहरा दिया गया खुद कमिश्नर नगर पालिका के अध्यक्ष ओकले द्वारा। फिर एक चीज आती है कि एक ट्रिक आती है यहाँ पे, नमन से याद रखना, नगर पालिका, मोतीधारा और नंदा देवी, ये तीनों जगह जो झंडा फहराया था ये फहराया था बिश्नी देवी ने। बिश्नी देवी शाह ने यहाँ पे झंडा फहराया था। कभी भी ट्रिक बनाया, नंदा देवी परिसर, मोतीधारा और 1932, 1935 और 1940, ये चीज़ें हम पे याद रखनी है नमन से। फिर आगे चलिए, आगे जो हमारा होगा, आगे देखिए शिल्पकार आंदोलन। शिल्पकार की बात मैं पहले वीडियो में करा चुका हूँ। शिल्पकार सुधारणी सभा के नाम से हरिप्रसाद टमटा ने 1905 में एक सभा बनाई थी। फिर 1911 में इसे शिल्पकार नाम दिया था। फिर 1913 में इस सभा को सुधार के लिए शिल्पकार सुधारणी नाम दिया था। फिर 1910 में शिल्पकार नाम व्यापक रूप से आना शुरू हो गया। 1921 में इन्होंने शिल्पकार नाम लिखना शुरू कर दिया, लिखना शुरू हो गया। तो 1932 में इसे सरकारी दर्जा, सरकारी रिकॉर्ड में लिखने के लिए शुरू कर दिया गया। 1932 से सरकारी रिकॉर्ड में शिल्पकार नाम लिखना शुरू हो गया। ये भी शिल्पकारों के बारे में था। साथ साथ शिल्पकार आंदोलन पर और बात करूं तो शिल्पकार आंदोलन 1913 में दो चीज बताई थी मैंने आर्य समाज के बारे में, 1913 और 1920। 1913 में शिल्पकार आंदोलन के टाइम पीरियड पे कुमाऊं में आर्य समाज ने चलाया था जनेऊ कार्यक्रम। 1913 में गढ़वाल में जनेऊ कार्यक्रम चला था। 1920 जनेऊ कार्यक्रम या आर्य नाम, आपने देखा होगा ना, कई लोग आर्य अपने पीछे आर्य नाम लगाते हैं। ये उसी टाइम से कंसेप्ट आ रहा है जनेऊ कार्यक्रम और आर्य नाम लगाने का। आपने कई लोग देखे होंगे आर्य नाम से अभी भी प्रचलित है। जो निम्न तबका का जो वर्ग था उन्होंने अपने नाम के पीछे आर्य लगाना शुरू कर दिया था। तो वो यही शिल्पकार था, वो यही 1913 से 1920 के दशक के बीच का टाइम पीरियड था। उस टाइम ये जानकारी हम पे आती है। फिर 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा, 1931 खुशीराम आर्य ने कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा, कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया था। ये चीज़ भी हम पे थी। फिर 1935 में श्रीनगर में शिल्पकारों का सबसे बड़ा सम्मेलन, 1935 में 1935 में शिल्पकारों का सबसे बड़ा सम्मेलन श्रीनगर में होता है। ये चीज़ हमें नोट करनी है। इसी में शिल्पकार सभा बनती है, या इसी को कह देते हैं सबसे बड़ा सम्मेलन। C.A. चौफीन जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये अंग्रेज अधिकारी थे, C.A. चौफीन, इनके नेतृत्व में ये सम्मेलन संपन्न होता है। कभी भी आता शिल्पकारों का सबसे बड़े सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 1935 में शिल्पकारों का सबसे बड़ा सम्मेलन वहाँ पे हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। साथ साथ देखो तो कुमाऊं में जयानंद भारती, कुमाऊं में हरिप्रसाद टमटा,
ये लोग खुशीराम आर्य लगातार शिल्पकार आंदोलन से जुड़े थे। गढ़वाल में देखो तो गढ़वाल में मुकुंदी लाल को इस चीज़ की नेतृत्व दिया गया था शिल्पकार आंदोलन का। फिर साथ साथ शिल्पकारों पे बात करें तो इस टाइम जयानंद भारती के बारे में एक आता है 1932 में। 1932 अमन सभा ने जब मैल्कम हैली को एक अपनी सभा में बुलाया था, तो उस टाइम जयानंद भारती इस सभा में दौड़े थे तिरंगा लेके। मैल्कम हैली गो बैक का नारा लगा था 1932 में। ये बात पहले मैं बता चुका था। शिल्पकार आंदोलन इतना था हम पे। फिर आगे चलते हैं फटाफट में देखें उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह पे बात करूं तो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने जब 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्ताव किया था, इस प्रस्ताव के विरोध में उत्तराखंड क्या भारत में पूरे व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह ने अक्टूबर 1940 में हुआ, जिसमें पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे जेल नेहरू, दूसरे सत्याग्रही थे। फिर उत्तराखंड पे बात करता हूँ। उत्तराखंड क्षेत्र से जगमोहन नेगी जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, जगमोहन नेगी पहले सत्याग्रही थे उत्तराखंड क्षेत्र से। साथ साथ महिलाओं पे बात करूं तो महिलाओं में भागीरथी देवी जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में आती है, भागीरथी देवी ये पहली सत्याग्रही थी उत्तराखंड क्षेत्र से। ये चीज भी था व्यक्तिगत सत्याग्रह पे। फिर देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के टाइम पीरियड पे क्या होता कि ब्रिटिश गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था डांडा मंडी में 1941 में। ये चीज़ भी हम पे था। ब्रिटिश गढ़वाल में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का सम्मेलन होता है या केंद्र रहता है वो इस टाइम रहता है डांडा मंडी। या कभी कभी क्वेश्चन बनता है पहली बैठक कहाँ पे हुई व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो ब्रिटिश गढ़वाल में हुई थी, डांडा मंडी में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक हुई थी। अब क्या होता कि इस क्षेत्र से एक व्यक्ति आते हैं रमेश भायखंडी जी। रमेश भायखंडी जी गांधी जी को पत्र लिखते हैं और पत्र में करते हैं डोला पालकी प्रथा के बारे में गांधी जी को अवगत कराते हैं। डोला पालकी प्रथा उस टाइम एक तो देखें 1930 के दशक थे। जयानंद भारती लगातार डोला पालकी के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे थे। 1936 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी डोला पालकी को वैध मान लिया था। तब भी यहाँ पे क्या घटनाएं हुई थी कि उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को शादी के दिन डोला में बैठने की अनुमति नहीं देती। जो भी करता था, जो भी इस चीज़ का उल्लंघन करता या तो उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती या निर्मम पिटाई कर दी जाती। इससे गरीब तबका या निम्न तबका एक आहत था। इस बात को जब गांधी जी सुनते हैं तो गांधी जी सबसे पहली कार्रवाई इस क्षेत्र में क्या करते हैं कि 25 जनवरी 1941 को गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह पे उत्तराखंड में लगा देते हैं बैन। गांधी जी कहते हैं जब तक उत्तराखंड में ऐसे कृत्य होते रहेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का कोई फायदा नहीं है इस देवभूमि में। तो गांधी जी यहाँ पे बैन लगा देते हैं, रमेश भायखंडी की सलाह पे बैन लगा देते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में देखें तो इस टाइम कुमाऊं गढ़वाल में बहुत से लोग महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं। बड़ा हड़कंप मच जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह पूरे भारत में हो रहा है, उत्तराखंड में क्यों नहीं हो रहा। तो इसमें क्या जो कांग्रेस के सदस्य थे इस बारे में सोचते हैं क्या डोला पालकी को कैसे ख़त्म किया जाए। अब यहाँ पे एक सम्मेलन बुलाया जाता है डोला पालकी के विरुद्ध। जो सम्मेलन बुलाया जाता है लैंसडाउन में एक सम्मेलन होता है। लैंसडाउन में एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें गढ़वाल क्षेत्र के सारे नेता आते हैं। सभी लोग यहाँ पे एक सहमति से एक डिसीजन देते हैं कि व्यक्ति जो डोला पालकी प्रथा थी इसे बैन किया जाए, यानी इसे ख़त्म किया जाए, सभी के लिए डोला पालकी खुली जाए। फिर यहाँ पे सारे कांग्रेसी नेता जुड़ जाते हैं। अब गांधी जी बात में जब गांधी जी सुनते हैं कि अब उत्तराखंड क्षेत्र से डोला पालकी खत्म हो गया, फिर गांधी जी 28 फरवरी के आसपास यहाँ पे बैन को हटा देते हैं। तो ये भी व्यक्तिगत सत्याग्रह पे हम पे था। साथ साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह के टाइम पीरियड पे देखें तो पहले जो जगमोहन सिंह नेगी थे, इन्हें इस टाइम पीरियड पे सत्याग्रही बनने की कीमत भी चुकानी पड़ी। इन्हें 1 साल तक जेल में कारावास में रहना पड़ता है जगमोहन सिंह नेगी को। साथ साथ एक चीज़ आती है, अब इसके सब बात सीधा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय परिवेश में एक व्यापक आंदोलन था और महात्मा गांधी का भारत में ये तीसरा और सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए आखिरी लड़ाई ये थी जो भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पे तो उत्तराखंड क्षेत्र में इतनी ज़बरदस्त घटनाएं होती है, इतने ज़बरदस्त क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं। इन क्रांतिकारी आंदोलनों पर एक अच्छी सी चर्चा कल के सेशन में करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।